Big Business Ideas. ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। और जिस दिन हम इस बात को समझ लेते हैं, उस दिन हमारे लिए तरक्की के सभी रास्ते खुल जाते हैं। और तरक्की के उन रास्तों में अगर कहीं कोई अड़चन है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो वो बताने के लिए शिल्पा भावना एक बार फिर से आ गई है, लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश के हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। लेकिन अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत संसार में दूसरे स्थान पर है। ऐसी स्थिति में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर सरकार और जनता मिलकर प्रधानमंत्री जी के उस सपने को पूरा कर सकती है? इन सभी सवालों के भंवर से हमें उभारने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बैठिए। तो सुनील जी, अपने घर का सपना क्या पूरा हो सकता है? जरूर पूरा होगा और होना भी चाहिए। हमारे देश में आज भी 5 से 6 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनका अपना मकान उनके पास नहीं है। ये सपना पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे देश में हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास अपना मकान हो। हमारे देश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, हर एक के पास अपना व्यवसाय हो। तभी हमारा देश संपन्न देशों की कैटेगरी में आएगा। होना चाहिए। कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हो सकता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने टारगेट बड़े अच्छे रखे हैं। इस बार उन्होंने बोला है कि 7 सालों में सबके पास अपना मकान होगा। तो उसके लिए इन्होंने जो प्लान बनाया है उसे 2-2 सालों में बांट दिया है कि पहले 2 साल में ये अचीव करेंगे, फिर 2 साल में ये अचीव करेंगे। ये जो प्रोग्राम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है स्पॉन्सर है केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब इसके पैसे खर्च करेगी केंद्र सरकार, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करेंगी राज्य सरकारें। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो वो इस बार बहुत हद तक शुरू भी हो गया है, आइडेंटिफाई हो गए हैं। बहुत सारे स्टेट के साथ स्ट्रेटेजी बन गई है मिनिस्ट्री की, उनके आपस में एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। और हमने बहुत सारे लगभग 2900 सिटी टाउन हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कहां पर ये प्रोग्राम चलेगा जी। बिल्कुल। और कैसे उन सब लोगों को अपने मकान मिलेंगे जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम कभी ध्यान में नहीं रखते थे आज से पहले, कि हमारे देश में जितने भी मकानों की जरूरत है जी, उसमें से 96% लगभग ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी के क्षेत्र में है। ओके, मतलब हमें छोटे मकानों की ज्यादा जरूरत है। 4% ऐसे हैं जो कि बड़े मकान चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं तो एक तो मकान जल्दी बिकता है, जो बनाता है बिल्डर उसके लिए एडवांटेज है और देश के लिए एडवांटेज है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है आज देश को। तो अगर आपको सचमुच ऐसा मकान बनाना है जो एंड यूजर के लिए हो, तो आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ मेहमान आने वाले हैं वो भी इस एंड यूजर के लिए ही अपना जो कार्य है उसको पूरी तरह से संपन्न कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के एक क्षेत्र में। तो उन्हें बुला लिया जाए। हाँ, जी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, आप एक लंबे अरसे से कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जुड़े हुए हैं, लोगों को उनका घर बनाकर देते हैं। लेकिन आपकी खासियत ये है कि आप घर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनाते जिनकी घर खरीदने की क्षमता होती है, बल्कि उनके लिए भी बनाते हैं जिनकी जेब में घर खरीदने के लिए शायद पैसे नहीं होते। प्लीज वेलकम द वेल नोन कंस्ट्रक्टर श्री नारायण भाई शेलार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नारायण भाई बैठिए। प्लीज बैठिए। नारायण भाई, कंस्ट्रक्शन के एक क्षेत्र में आज आपका एक बहुत बड़ा नाम है, एक अलग नाम है, एक अलग मुकाम आपने कमाया है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मैंने बहुत संघर्षपूर्ण थी। शुरुआत मैंने सबसे पहले तो मैं गल्फ में था। उसके बाद यहाँ आने के बाद 10 जून 1981 को मैं दहीसर एक टाउन है, वहाँ मैं एक करवट और हथौड़ी लेके आया था एज ए कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर। ओके। और उसके बाद तो काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ा, कुछ लोगों से कॉम्पिटिटर थे और उस हिसाब से मुझे बहुत संघर्ष करके आना पड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी
अब मैं बोला जो भी होगा उसका मुकाबला करेंगे हम, जी। और उस हिसाब से बस चलते गए। जब आपने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको लगा कि हाँ अब मैं टेक्निकली इस लाइन में आ गया हूँ, अब मुझे काम भी मिलना शुरू हो गया है? वो पहला एक्सपीरियंस याद है आपको? बिल्कुल। एक हम लोगों ने एक हाउसिंग बोर्ड की साइड थी हमारी, तो वहाँ कुछ काम ऐसा था कि हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किया वो माने लोगों को ये करने लगे भाई इसको यहाँ से निकाल देना है, इस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ नहीं रखना है। इस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ काफ़ी माने मुझे निकालने के लिए काफ़ी ये किया। फिर मैं सोचा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा। तो मैंने भी कॉन्टैक्ट चालू किए अपने माने बिल्डरों से, ये करने लगा भाई मुझे काम दो, मुझ पे भरोसा करो, मैं काम पक्का करके दूंगा आपको। तो इस तरह किसी ने मुझ पे पहली बार विश्वास किया। तो सबसे पहले तो भरोसा कमाना बहुत मुश्किल है। यस, भरोसा। जी। आपका फेस देख के, आपका चेहरा देख के कोई नहीं देगा। मैंने घर की रोटी खा के मैंने 1 साल काम किया, उसका दिल जीता, और उसके बाद उसके साथ जो लगा रहा चलते गया। फिर मालिक की दुआ रही, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। जी। हाँ जी। तो आप जैसे लोग हैं जो समाज में आगे आके लोगों को उनका घर दे रहे हैं, जो वाकई में उनका सपना है, जिनको वो चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए कुछ कहा है, आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आरंभ हो रहा है। देश की आजादी के इतने सालों के बाद 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आवास निर्माण आवश्यक है। करीब 2 करोड़ शहरों में है, 3 करोड़ गांवों में है। और ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पर मकान बना पाए, वो संभव नहीं है। न उसके पास जमीन है, न उसके पास पैसे हैं। विकास के लिए व्यवस्थाएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर उसे छोटा सा मकान भी दिया जाए, वो पैसे भरने के लिए तैयार होता है, लेकिन सरकार अगर मदद करे, बैंक अगर मदद करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आगे बढ़े, एक बार 4 दीवारी आ जाती है, छत आ जाती है, तो उसके सपनों में जान आ जाती है और वो नई नई चीजें करने लग जाता है। ये ड्रीम पूरा होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कीम से अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो सबको घर मिल जाएगा। जो योजना पे काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी शिद्दत से अगर काम करे तो ये योजना 2022 तक सफल हो सकती है। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम अभी तक लॉन्च किए, अभी तक एक भी स्कीम का कोई आता पता नहीं। जो भी गवर्नमेंट आता है प्रॉमिस करता है, चला जाता है, एक भी स्कीम अभी तक 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो सर, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो विजन है कि लोगों को घर देना है, 2022 तक देना है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा हो सकता है और कुछ लोगों को ये बिल्कुल जादू लगता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे लगता है कि इस पर जो योजना बनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, वो बहुत बढ़िया योजना बनाई है। उसमें बजट के पूरे प्रावधान किए गए हैं। जी। पहले कई बार ऐसा हुआ कि योजनाएं घोषित हुई लेकिन उनके लिए बजटरी प्रावधान नहीं हुए, इसलिए वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई और ना ही वो इंप्लीमेंट हो पाई। लगभग 2 करोड़ मकान के लिए 2 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है अगले 7 सालों के लिए। तो क्योंकि इस योजना में बजट का भी प्रावधान किया गया है जी। और पहली बार हमारे देश में EWS जी और इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसे कहेंगे जी और LIG लो इनकम ग्रुप किसे कहेंगे, ये भी रीडिफाइन किया गया है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कुछ बदला गया है, वाइड किया गया है। और वाइड किया आज गया के है। जमाने में देखें, जो 3 लाख रुपए तक पूरा परिवार कमाएगा वो EWS में आएगा, और जो 6 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख परिवार कमाएगा वो लो इनकम ग्रुप में आएगा। ओके। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने 4 तरीके से इस योजना को बनाया है जी। पहला उन्होंने बनाया है कि जो स्लम में है हमारे देश में जी। उसका रीडेवलपमेंट किया जाए। ओके। कि मतलब जो भी स्लम में हमारे जो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी बस्ती में, उन सब की जगह पे उसको लैंड जो है वो लैंड एक रिसोर्स के रूप में ली जाए। वो लैंड किसी की भी हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे किसी अर्बन लोकल बॉडी की हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी की हो, चाहे पंचायत की हो, जी। उसको लेकर के उन सबके लिए
30 स्क्वायर मीटर तक के, मतलब लगभग 300 फुट तक के मकान बना दिए जाएं। उसी जगह पर पक्के मकान बना दिए जाएं। उस योजना में सरकार ने कुछ सब्सिडी भी रखी है कि यदि ऐसे कोई किसी के साथ मिलकर बनाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान भी है। ओके। इन सब हाउसिंग के ऊपर जो बनाते हैं। और दूसरी इन्होंने बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी। मतलब कि जब आप हाउसिंग के लिए लोन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप मकान के लिए लोन लेंगी तो आपको कम से कम 10.5% मतलब 10.5% का ब्याज देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 10.5% का ब्याज लगा के यदि आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो लगभग 1175 की इंस्टॉलमेंट आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इंस्टॉलमेंट आपकी 1100 रुपए से कम होके 650 या 750 रुपए हो जाए तो आप आराम से अफोर्ड कर लेंगी। बिल्कुल। तो इस बार गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि 6.5%, मतलब आपका बैंक कुछ भी लेता हो आपसे ब्याज, उसमें 6.5% का ब्याज केंद्र सरकार देगी। ओके, तो ये एक सपोर्ट सरकार की तरफ से होगी, जिससे कि लोग अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने मकान को खरीदने के लिए आसानी से लोन ले सकें। तीसरी योजना यह है कि यदि कोई मान लीजिए बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा बिल्डर ये चाहे कि मैं इन EWS और LIG के लिए मकान बनाऊंगा और अपने पूरे प्रोजेक्ट में वो 35% मकान इनके लिए बनाता है, तो सरकार उसके लिए भी सब्सिडी देती है 1.5 लाख रुपए पर यूनिट। ओके, तो ये एक उनके लिए भी मोटिवेशन है कि वो इस अच्छे काम के लिए आ गया है। बस उसमें एक सरकार ने रखा है कि उस केस में जो उसकी सेल वैल्यू होगी वो सरकार तय करेगी, जिससे कि जो एंड यूजर है उसको मकान सस्ता मिले, अफोर्डेबल मिले और वो उसको खरीद पाए। जी। और चौथी योजना और भी सिंपल है कि यदि आप अपने लिए इंडिविजुअल कोई लेन लेना चाहती है, आपके पास वो मकान है, उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, अपग्रेड करना चाहती हैं, तो सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है। ओके। 1.5 लाख रुपए तक की। जी, तो आपके हिसाब से जो जादू दिखने वाली चीज है वो सिर्फ जादू नहीं है, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है। बिल्कुल जादू नहीं है, ये योजना बिल्कुल मेटिकुलसली बनाई गई है। एक इस योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना में जो मकान मिलेगा वो महिला के नाम मिलेगा। लेकिन यदि किसी परिवार में महिला है ही नहीं तो पुरुष के नाम में मिलेगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी महिलाओं के लिए है कि उस मकान का रजिस्ट्रेशन, मकान की एप्लीकेशन, वो सब महिलाओं के नाम से ही होगी। और वैसे भी जिसको हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एक मकान को घर बना देता है तो घर उसी के नाम पे होना ज्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सर, आप भी लोगों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने स्लम रीडेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड हाउ दैट थिंग हैपेंड इन योर लाइफ? हम लोगों ने किया था, हम 4 लोगों ने मिलकर ये योजना चालू की थी। माने हमारे दहीसर में था एक प्रोजेक्ट, तो हम लोग 4 लोग थे, जिनके और भी कुछ छोटे मोटे बिजनेस है, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में भी ये लोग जी, हम लोगों ने चारों ने मिलके ये बिजनेस ये चालू किया। इसमें आने के बाद हम लोगों ने ये आप समझ लिए 10-11 साल हो गए। यानी इतना कड़वा अनुभव हुआ हम लोगों को इसमें। अच्छा। हम लोग तो चाहते थे कि भाई अच्छा बनावे, और इलाके में जो लोग रहते हैं वो भी हमारे परिचित थे, एक ही गांव में रहते हम लोग, तो भाई इनके लिए कुछ अच्छा करे। और बॉम्बे के जो 10 अच्छे प्रोजेक्ट है उसमें से एक हमारा है। हमने 1200 लोगों को पोजीशन दिया है। ओह वाह। हाँ, हाउसिंग मिनिस्टर खुद आए अभी की देने के लिए, प्रकाश मेहता साहब जी। और उसके बाद भी मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो भी स्लम में डेवलप करते हैं, इसमें हर एक आदमी बुरा है ऐसा नहीं है, इसमें अच्छे लोग भी है। आदमी तंग हो जाता है इसमें, कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑफिसरों ने डेवलपर कौन है उसको एलिजिबल करना चाहिए, सही है गलत है वो देखना चाहिए। ऑफिसरों को जो भी डेवलपर है उसको बुलाना चाहिए, ऑफिसरों को उनकी मीटिंग लेनी चाहिए हर 3-6 महीने में। हम लोग सिर्फ आर्किटेक्ट के निर्भर रहते हैं, आर्किटेक्ट के भरोसे पे रहते, वो जैसा नचाता ऐसा नाचते हम लोग। तो एक फर्दर चेक होना जरूरी है। एक फर्दर सीसी लाने के लिए फर्दर सीसी लाने के 1-1 साल निकल जाता है। हम लोग कैसे कैसे पैसे जनरेट करते हैं, कैसे कैसे करते। 800 लोग किराए पे है जी, 800 लोगों का किराया देना पड़ता है। 6 महीना भी प्रोजेक्ट लेट हुआ तो आप सोचिए कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। ये और बहुत हाँ। आर्किटेक्ट मान लो, ऑफिसरों को जरूर हमसे अप्रोच करना चाहिए, डेवलपरों से, हमसे ही नहीं, हर एक जो भी स्लम डेवलपर है उनसे ऑफिसरों ने ये करना चाहिए। आर्किटेक्ट जैसे बोलेगा वही होता है। अभी हमारी कंप्लाइंस बहुत बार हमने आर्किटेक्ट को कंप्लाइंस भेज दी है, आर्किटेक्ट वहां तक पहुंचाता ही नहीं है। ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें क्या है कि नारायण भाई अपने को क्या चाहिए कि जैसे अब तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ गया है और ऑफिसर से आपको डायरेक्ट ही मिलना है। बिल्कुल, आपको कभी भी किसी के माध्यम से नहीं मिलना। आर्किटेक्ट का तो रोल होता है, ऑफिसर भी चाहते हैं, ऑफिसर भी चाहता है कि डेवलपर मिले, मगर कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट नाराज हो जाता है।
तो हमें अगर कोई बीच का प्रोफेशनल नाराज होता है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी नहीं चाहिए सर, आखिर उसके वो सब तालमेल बहुत गुत्था गुत्थी हुएला रहता है वो, उसमें कहीं ना कहीं हमको डरना पड़ता है। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहता है, हम लोग को माने ये भी होता है कि लोगों को पोजीशन देना है, किसी से पैसे ले लिए बुकिंग वालों से, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि जब हम लोग अपने डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, जब ये सारी चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी, शायद तब आपका भी ये डर खत्म हो सकता है? बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल होगा, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिजिटली बताई जाएगी, तो वो वेबसाइट पे कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है। बिल्कुल। तो और साथ में क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस प्लान बनाते हुए जो एंटरप्रेन्योर है, जैसे आपने जब बिजनेस प्लान बनाया तो आपको पहले दिन पता होंगी कि इसमें ये टेक्निकल चीजें जरूरत है, ये फाइनेंशियल चीजें जरूरत है, ये मुझे मिलेगा। अभी क्या होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी प्रोफेशनल पे। वो प्रोफेशनल बताता है हमें हर दिन। अभी आर्किटेक्ट को पूछो तो बोलते हैं हम क्या करें, ऑफिसर ने भेजी है। क्योंकि प्रोफेशनल फिर अपना एडवांटेज लेता है ना। हाँ, उसे जो चीज पता होती है वो जब बताता है जब उसको पता है कि मेरे को बताना ठीक है। इन्फॉर्मेशन को बेच के ही वो मैनिपुलेट चीजों को करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट हो और ये सबके लिए उपलब्ध हो, तब आदमी देखे कि मेरे को ये सूट करती है तो मैं जाऊंगा और मैं खुद करूंगा। तो ये चीजें मेरे को लगता है जो आपकी समस्याएं ये खत्म होंगी, और ये खत्म होनी जरूरी भी है, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगी जब तक नहीं आगे बढ़ सकते। तो सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर हमारे सामने। हाँ। हर किसी को अपना घर चाहिए, घर बनाने वाले भी हैं नारायण भाई जैसे, लेकिन जब एक बिल्डिंग बनती है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, क्या उसके लिए कुछ सरकार ने स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा तभी उसे लोगों की नजर किया जाएगा? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड है, उस कोड में डिटेल में लिखा होता है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। तो ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं, और ये जो योजना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, इस योजना में बताया गया है कि उसको जरूर उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि अर्थक्वेक का इफेक्ट ना हो जिसमें, फ्लड का इफेक्ट ना हो जिसमें, और नेशनल बिल्डिंग कोड में जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं उन सब तक पूरा उतरना जरूरी है। जब तक वो सब नहीं होते हमारे देश में उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ओके, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एज एन उसे रिहाइश के लिए सही नहीं माना जाता। और इस योजना पे खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जितना बेहतर घर बनाया जा सके, जितना इको फ्रेंडली घर बनाया जा सके, उसकी सरकार की कोशिश है। बिल्कुल। नारायण भाई, अगर आपसे बात करें तो आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप लोग टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करते हैं? जी, पूरा करते हैं। जैसे भी मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम बिल्कुल उसके साथ जुड़ते हैं, और मॉडर्न तरीके से हम काम करते हैं। अभी हम लोगों ने 2 42 माले के टावर चालू किए वहाँ, मैंने पूरा जर्मनी से इंपोर्ट किया शटरिंग। ओके। ये हमारी पहले से पॉलिसी है, जंग जीतनी है तो हथियार अच्छे होने चाहिए। जी, ये तो बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा जो पूरा देश इस जंग से जूझ रहा है कि सबको घर मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री साहब ने कुछ कहा है। प्लीज हैव अ लिसन। द प्रधानमंत्री आवास योजना embodies the assurance of the government to address the housing needs of all, and more specifically the poor, in a time-bound manner. Construction of housing creates considerable employment opportunities as well. In order to fuel activity in the housing sector, I propose to give 100% deduction for profits to an undertaking from a housing projects for flats up to 30 square meters in the 4 metro cities and 60 square meters in other cities. तो ये बात वैसे हमेशा से इस बात को तो कहा जाता रहा है कि नई नई योजनाएं लेकर आनी है ताकि लोगों को घर मिल सके। इस बार बजट में भी उस चीज को रखा गया है, आपका क्या कहना है सर? ये माननीय वित्त मंत्री जी ने 2 बात बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। एक कही है कि जब हाउसिंग सेक्टर आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर से लगभग 100 से ज्यादा इंडस्ट्री डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, जिसपे सीमेंट, स्टील, लकड़ी, टाइल्स और सैकड़ों तरह की इंडस्ट्री हैं, जो कि उससे उन सब इंडस्ट्री को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वो सब इंडस्ट्री भी आगे बढ़ती हैं, वो सब इंडस्ट्री भी जीडीपी में योगदान देती हैं। जो भी बिल्डर ऐसी कोई योजना बनाएगा, 4 मेट्रो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें अगर करता है और 30 स्क्वायर मीटर से छोटे बनाता है, मतलब 300 फुट से छोटे बनाता है, तो उसको इनकम टैक्स में छूट है। और इसके अलावा कहीं पे 60 स्क्वायर मीटर लिया है, 60 स्क्वायर मीटर का मतलब 600 फुट से नीचे फ्लैट बनाता है, तो उसको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। उनको सर्विस टैक्स में भी छूट दी गई है, मतलब डायरेक्ट टैक्स में भी छूट है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी छूट है। क्योंकि कोशिश ये की गई है कि जो मकान
हम जो सबको मकान का सपना है जी वो जब जनता तक पहुंचे तो उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा ना हो जी और इस योजना में उन्हीं लोगों को मकान मिलेंगे जिनके परिवार के पास ना अपने नाम से कोई मकान हो, ना उनकी स्पाउस के नाम से कोई मकान हो, ना उनके बच्चे जो डिपेंडेंट हैं उनके नाम से कोई मकान हो। अच्छा, तब मिलेंगे। और देश में कहीं भी ना हो। ये नहीं हो सकता है कि यदि आपके पास मध्य प्रदेश में मकान है तो आपने मुंबई में जाके ले लिया, या दिल्ली में आपके पास मकान है तो आप कोलकाता चले गए लेने के लिए। देश में एक भी कहीं भी आपके पास मकान है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपने जब स्लम रीडेवलप किया था तो वहां पर जब आपने लोगों को अप्रोच किया कि वो इस तरह से आगे आए, अपनी ये झोपड़ी हटाकर वहां पर आप उनके लिए घर बनाना चाहते हैं, आपने जब उन्हें अप्रोच किया, कभी कोई ऐसा आपके सामने अनुभव रहा कि इनको मनाना बड़ा मुश्किल हो गया? हमारे एक पार्टनर है रामजी भाई, वो ये सब काम मनाने का काम वो करते हैं। अच्छा जी, मैं कंस्ट्रक्शन बाकी सब हम लोग संभालते हैं, सबको मनाने का काम कठिन काम है बहुत, वो बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। हजारों लोगों से पंगा लेना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाती है उनकी। हाँ, ये आसान काम नहीं है उनको मनाना। और अब वक्त वो आ गया है जहां पर हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देते हैं। तो सर, सबसे पहले हम जो मेल से हमने कुछ रैंडमली सवाल लिए हैं उनको आपके सामने रखना चाहेंगे। रोहित पुरी हैं मैंगलोर से। आप कहते हैं कि आप एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क हैं और अब आप हैंडीक्राफ्ट्स को ऑनलाइन बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इनिशियली कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? दो तरह की इन्वेस्टमेंट इनको चाहिएगी। एक तो ये जो सामान गुड्स खरीदेंगे उसमें कुछ पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कितना खरीदना चाहते हैं ये। और एक इनको अपनी वेबसाइट, क्योंकि ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ये, तो इनको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और वेबसाइट बनाने के लिए 10,000 से वेबसाइट शुरू हो जाती है, 20-25 हजार तक किस स्केल पे करना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बहुत कम पैसे से ये अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसके लिए अगर मुद्रा योजना का लाभ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है, ये बीकानेर राजस्थान से पुरुषोत्तम कुमार जी हैं। आपका कहना है कि आप पैन अप्लाई करना चाहते हैं, बट उसके लिए एजेंट इनसे 1500 रुपए मांग रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं क्या इसको ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, अब तो एजेंट का रोल खत्म हुए बहुत साल हो गए, अब तो एजेंट का कोई रोल ही नहीं है। ये पैन सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। ऑनलाइन 120 रुपए जमा होते हैं जी। और उसमें सब कागज भी लिखे हुए हैं, क्या क्या कागज लगते हैं। मोटे तौर पे इनको अपना प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अपना फोटो आईडी, दो चीज देनी है ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन देनी है जी। और ऑनलाइन ही पैन कार्ड आ जाएगा इनका। हमारे पास कुछ ऑडियो के माध्यम से सवाल आए हैं, वो आपके सामने करना चाहेंगे। हेलो, हम नवीन राय। हम लोग का गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत बेहतरीन रहती है, बट उन लोगों का ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे DFC पे जाओ तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्वेरी किए जाते हैं और इस तरह से मतलब इजी प्रोसेस नहीं है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार डिजिटाइजेशन कर रही है और सरकार ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की कोशिश कर रही है जी। और ये क्योंकि किस योजना इन्होंने नहीं बताई, कौन सी योजना की बात कर रहे हैं, किस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ये, तो इनको हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि कहाँ जाके उस योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं। जनरल इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो जनरल में तो सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि डिजिटाइज करें सबको। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए लोन कैसे ले सकते हैं? इन्होंने बताया नहीं कितना लोन है। 10 लाख तक का लोन है तो मुद्रा जी, और 10 से ऊपर योजना है, 10 से ऊपर का लोन है तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है लोगों को। बिफोर आई एंटर टू माय शिल्पा भावना स्पेशल राउंड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमारे जितने भी MSME सेक्टर के उद्यमी हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन सभी के लिए आपका एक बिजनेस मंत्र हो जाए। मैं बताना चाहूंगा कि जो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है वो बिजनेस नहीं है या कमजोर बिजनेस है जी। असली बिजनेस वो है जो लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए किया जाता है। और जब तक हम लोग लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक रिबाउंस होके चीजें हमें नहीं मिलने वाली हैं। सर, अब हम लोग आ गए उस सेगमेंट में जो कि मेरा सेगमेंट है, शिल्पा भावना स्पेशल है। इसको हम कहते हैं कि ये एक रैपिड फायर है। मैं आपसे लगातार कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जवाब देने हैं, बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं है। तैयार है आप? यस यस यस। पहला सवाल आपके सामने है, स्लम रीडेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है? जो स्लम वहां रह रहा होता है वो, बिल्कुल, बिल्डर या फिर गवर्नमेंट? नहीं, जो वहां रहता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब तक वो राजी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किससे डील करना है?
आर्किटेक्ट से या लेबर से? मैं तो आर्किटेक्ट से ही कहूँगा। आप आर्किटेक्ट से परेशान है, दैट हैज टू बी सॉल्व्ड। लेबर तो बेचारे हर दम तैयार होते हैं अपने लिए आधी रात को। हाँ हाँ जी, बट आर्किटेक्ट तैयार नहीं हो। नहीं, वो तो उसके मर्जी से ही चलना पड़ता है। आखिरी सवाल आपके सामने है, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है, जब आप एक हायर इनकम ग्रुप के लिए घर बनाते हैं या जब आप लोअर इनकम ग्रुप या EWS कैटेगरी के लिए घर बनाते हैं? लोअर के लिए बनाते तो ज्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल। मिलता हाँ। है कि आपके लिए तो हर कोई बनाता है। जी जी, घर की खुशी बहुत अलग होती है, वो तो वही जाने जिसके पास घर नहीं है। जी, और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी क्योंकि आप ये खुशी लोगों तक बांट रहे हैं, तो हमारी तरफ से ये छोटी सी खुशी आपके लिए बिजनेस आइडियाज़ की तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले, और उस आशियाने को और समृद्ध बनाने के लिए सरकार का पूरा साथ है। बस ज़रूरत है हमें अपना हाथ आगे बढ़ाने की। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big business ideas.